Hi guys, myself Anil Misra. Today I am going to teach you History Class 9. The first chapter is a French Revolution. The French Revolution. As you have seen that the name of the chapter is a French Revolution. The French Revolutions. Today I will teach you. So what is the French Revolution? What was the importance of French Revolution? Why we are going to the study of the French Revolution? फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या है, क्यों हम पढ़ने जा रहे हैं? सीबीएसई ने ही या यूपी बोर्ड ने ही हमारे सिलेबस में पहला ही चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन वर्ल्ड हिस्ट्री क्यों रख दिया? एक्चुअली बेटा द इम्पोर्टेंस ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन इज वेरी बहुत इंपॉर्टेंस है फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन जैसी कोई रेवोल्यूशन तो हुई ही नहीं। ऐसा नहीं है कि बिफोर द फ्रेंच रेवोल्यूशन देयर वाज नो रेवोल्यूशन, नहीं, a lot of revolutions were there. Just like I am telling you about Warren Revolution, that's name is a glorious revolution that happened in the England in the year of 1688. 1688 में इंग्लैंड में ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुई और उस ग्लोरियस रेवोल्यूशन को कहते हैं रक्तविहीन क्रांति। रक्तविहीन क्रांति माने उसमें एक बूंद भी खून नहीं गिरा। लेकिन इतना इंपॉर्टेंस नहीं है वो। जब हम बड़े क्लासेस में जाते हैं, ठीक है, अपर क्लासेस में जाते हैं, तब हम उस रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं और उसके इम्पैक्ट के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन हम यहाँ पे जो पढ़ने जा रहे हैं वो फ्रेंच रेवोल्यूशन इसलिए पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन एक ऐसा रेवोल्यूशन है जिसने वर्ल्ड को किधर मूव कराया। ये मोनार्ची से, एब्सोल्यूट मोनार्ची से टुवर्ड्स द डेमोक्रेसी, मोनार्ची टुवर्ड्स द डेमोक्रेसी। मोनार्ची से डेमोक्रेसी की तरफ, डेमोक्रेसी की तरफ ये हमको मूव करा रही है रेवोल्यूशन, इसलिए हम इसको करते हैं। मोनार्ची क्या? एब्सोल्यूट मोनार्ची। यू कैन से दैट लुई 16 वाज द एब्सोल्यूट मोनार्च किंग। एकदम बिल्कुल ऐसा राजा था, रिजिड किंग था वो। तो दिस रेवोल्यूशन का जो इम्पैक्ट था, इसके जो रेवोल्यूशनरीज थे, जो क्रांतिकारी थे, दे हैव गिवन द स्लोगन लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टेनिटी। इनके 3 स्लोगन थे। फर्टेनिटी, ये 3 स्लोगन थे, लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टेनिटी, मतलब स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। इनके 3 स्लोगन थे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। और ये स्वतंत्रता, समानता, बंधुता जो है किस तरफ इंडिकेट कर रही है? ये स्वतंत्रता, समानता, बंधुता डेमोक्रेसी की तरफ इंडिकेट कर रही है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस रेवोल्यूशन में हुआ कैसे। ये 14 जुलाई दिस स्टार्ट ऑन द 14th July 1789। 14 जुलाई 1789 को ये रेवोल्यूशन हुई। तो इसमें क्या था कि 14 जुलाई में लगभग द सिटी ऑफ द पेरिस स्टेट ऑफ अलार्म्स, पेरिस सिटी में एकदम अलार्म जैसे लोग हो गया कि क्या हुआ कि राजा ने सेना को मार्च करने के लिए, मतलब किंग गिव द ऑर्डर टू द आर्मीज टू मूव इनसाइड द सिटीज, ऐसे ही मूव करने के लिए ऑर्डर दिया। लेकिन लोगों ने ये समझा, जो वहां पे रह रहे थे, लोगों ने ये समझा कि राजा ने आदेश दे दिया है कि जो सामान्य जनता है उन सामान्य जनता को मारो, पीटो, कुचलो, तमाम तरह की चीज़ों के लिए उसने आदेश दे दिया। इसलिए इन लोगों ने नियर अबाउट 7,000 मैन एंड वुमेन, लगभग 7,000 लोगों ने इसके अगेंस्ट में, बिकॉज आर्मी हैज इंटर्ड इन द सिटी, आर्मी इंटर्ड की थी, तो आर्मी के अगेंस्ट में 7,000 मैन वुमेन ये सब उसके अगेंस्ट में तैयार हो गए और तैयार होकर के राजा के महल की तरफ मूव करते हैं और मूव करते हैं। दे हैव कलेक्टेड द वेपन्स, ठीक है, दे हैव कलेक्टेड द वेपन फ्रॉम द वर्सले से, क्योंकि वहां पे क्या था, एक
जेल थी वो, और उस जेल में देयर वाज ओनली 700 प्रिजनर्स, केवल सॉरी 700 नहीं, ओनली 7 प्रिजनर्स, केवल 7 कैदी थे। लेकिन इन 7000 लोगों के पास हथियारों की कमी थी, तो इस हथियारों की कमी की वजह से उस पर अटैक किए, और अटैक करने के बाद उन 7 लोगों को आज़ाद करा करके, मुक्ति दिला करके ये संदेश देते हैं कि हमने जो है आज़ादी का बिगुल बजा दिया है, आज़ादी का बिगुल बजा दिया, और जो गोला बारूद या जो भी चीज़ें इनको ज़रूरत थी क्रांति के लिए, वो सारी चीज़ें यहाँ से लूट लेते हैं। अब ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो इमीडिएट काज था, देखिए इमीडिएट काज तो इसका ये था, द इम्पोज ऑफ द टैक्सेस, टू इम्पोज द टैक्सेस। जो इमीडिएट काज था वो था इम्पोज द टैक्सेस। ये इमीडिएट काज था, लेकिन इसके पीछे रियल जो रीजन था, वो रियल रीजन था फ्रेंच सोसाइटी। फ्रेंच सोसाइटी कहती थी, एक्चुअली फ्रेंच सोसाइटी वर डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट, क्लर्जी, नोबल्टी एंड द थर्ड स्टेट। क्लर्जी मीन्स द पर्सन्स हु आर बिलोंगिंग फ्रॉम द रिलीजन। देयर वाज ओनली वन रिलीजन, दैट इज क्रिश्चियन रिलीजन। द हेड ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन इज ए पोप कहा जाता था, उनको पादरी कहा जाता था। जो चर्च के हेड होते थे उनको पोप या पादरी के नाम से जाना जाता था। तो पोप और पादरी, पहली चीज तो वो थी क्लर्जी। ये आप देख लीजिए, क्लर्जी, नोबिलिटी और थर्ड स्टेट को डिवाइड किया गया था, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। और इसमें जो होते थे वो रिच पीजेंट थे, रिच फार्मर और एजुकेटेड पीपल थे। और इसमें जो थे वो थे पुअर पीजेंट्स, वर्कर्स और भी तरह के लोग इसमें थे। तो ये जो थर्ड और जो टैक्स की स्थिति हमने कहा था, पहला रीजन इसका था कि वो इम्पोज ऑफ द टैक्स। इसमें जो तीनों में थे, क्लर्जी ये फ्री ऑफ द टैक्स था, नोबल्टी ये मैंने कहा कि धर्म के लोग थे, जो पोप था, चर्च का जो पोप होता था वही इसका हेड होता था, क्लर्जी का पहले नंबर पे था। दूसरे पे नोबल्टी मतलब रॉयल फैमिली, किंग एंड द मेंबर ऑफ द रॉयल फैमिली ये थे। और थर्ड स्टेट पे जो आते थे बेटा, उसमें 2 तरह के लोग थे, एक रिच फार्मर, बिग बिजनेसमैन, बिग ट्रेडर्स और एजुकेटेड पीपल, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, ये सब आते थे। और जो सेकंड सब कैटेगरी थी थर्ड की, वो थी उसमें पुअर पीजेंट थे, वर्कर थे, आर्टिजन थे, ये सब थे। और टैक्स द टैक्स पे इज ओनली द थर्ड स्टेट, ओनली थर्ड स्टेट विल बी पे द टैक्सेस, बोथ द 2 ये टैक्स फ्री थे। ये फ्रेंच सोसाइटी थी कि फ्रेंच सोसाइटी में ये टैक्स फ्री थे। और जो कंडीशन थी, व्हेन द लुई 16 बिकम द किंग, he was only the 20-year-old and he had newly married, और वो तुरंत ही शादी किया हुआ था। और वो कैसा शादी किया था, पर्सियन ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनियो से शादी किया था। और शादी करने के बाद ही वॉज ए वेरी लग्जीरियस किंग, बहुत ही लग्जीरियस किंग था, आरामदायक सुविधा संपन्न किंग था। और उसके साथ साथ when he became the king of the France, the treasury of the France was empty। जब वो राजा बना तो फ्रांस की दास्तान कुछ अलग थी। फ्रांस का जो खजाना था, शाही खजाना, वो शाही खजाना जो है वो पूरी तरह से खाली था। और जो फ्रांस का राजमहल था, अब बर्सलिस में इसका राजमहल था, बर्सलिस की शानो शौकत और सेना के रखरखाव और प्लस एडमिनिस्ट्रेशन को देखने के लिए इसके पास पैसे नहीं थे। रीजन ये भी था कि when America was fighting in the war with the Britishers, because 13th colony was under the Britain, अमेरिका की 13 कॉलोनी जो है वो ब्रिटेन के अंडर में थी। और उसमें जो अमेरिका और ब्रिटेन से वार चल रहा था, तो फ्रांस ने इतना ज़्यादा मदद कर दिया कि वहाँ भी इसका पैसा खर्च हो गया। कुल मिलाकर के राजा की स्थिति ये हो गई कि ही विल बिकम द वेरी पुअर, वो बहुत पुअर हो गया। अब उसके सामने एकमात्र चारा था क्या,
टू इम्पोज द टैक्सेस। यही टैक्स बढ़ाने के अलावा लुई 16 के पास कोई चारा नहीं बचा, तो टैक्स बढ़ाने का एक नियम था। टैक्स बढ़ाने का नियम ये था कि टैक्स उस समय बढ़ता था, राजा को एक मीटिंग बुलानी पड़ती थी, उसकी जो राजा की मीटिंग बुलाना पड़ता था, वो ओल्ड पॉलिटिकल बॉडी थी। उस ओल्ड पॉलिटिकल बॉडी का नाम था स्टेट जनरल। स्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ती थी और उस स्टेट जनरल में तीनों के रिप्रेजेंटेटिव बुलाए जाते थे, क्लर्जी, नोबेल्टी और थर्ड स्टेट। ऑल्दो देयर वाज ए रूल, वहां पे रूल था कि तीनों बुलाए जाते थे, बट among the all three only one representative can give the vote। एक ही व्यक्ति वोट दे सकता था। जैसे क्लर्जी से एक व्यक्ति वोट देगा, नोबेल्टी से एक व्यक्ति वोट देगा और थर्ड स्टेट से एक व्यक्ति वोट देगा। तो इस बार जो हुआ, जब उसने मीटिंग बुलाई, तो इस बार मीटिंग में ढेर सारे नोबेल्टी इसके आए, इसके जो है पर्सन्स आए, थर्ड स्टेट के ढेर सारे पर्सन्स आए और थर्ड स्टेट के ढेर सारे पर्सन्स आए। तो उन्होंने डिमांड किया, राजा से डिमांड किया कि बिकॉज दिस इज ए सिस्टम ऑफ वोटिंग, ये वोटिंग का सिस्टम है, इसलिए हम लोग जितने भी लोग आए हैं सब लोग वोट देंगे। डेफिनेटली देयर वाज द 90% पीपल, 90% पीपल ऑफ द फ्रांस belong to थर्ड स्टेट। नाइन्टी परसेंट थर्ड स्टेट से बिलोंग करते थे। कॉमन सी बात है, इनके रिप्रेजेंटेटिव ज्यादा थे। तो जो क्लर्जी और नोबेल्टी के रिप्रेजेंटेटिव थे, क्लर्जी और नोबेल्टी के रिप्रेजेंटेटिव को सामने चेयर पे बैठाया गया और जो थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे, ये थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव को बैठाया नहीं गया बल्कि खड़े होने के लिए कहा गया। ये लोग खड़े थे एंड दे हैव टेकन, वो अपने हाथों में क्या लिए थे, कुछ कागज के टुकड़े, मतलब वो जो लोग नहीं आ पाए थे उनके रिक्वेस्ट लिए थे कि राजा से मेरा ये रिक्वेस्ट कर देना। ठीक है, तो जब राजा से ये किया गया तो राजा उसको मानने से इनकार कर दिया। राजा ने कहा कि ओनली 1 पर्सन विल गिव द वोट। जैसे पुरानी परंपरा रही है ओल्ड पॉलिटिकल बॉडी स्टेट जनरल में, वही स्टेट जनरल की पुरानी परंपरा चलेगी, एक व्यक्ति एक वोट देगा। तो राजा के ये शब्द सुनते ही थर्ड स्टेट के लोग जो है वो बाहर आ गए। थर्ड स्टेट के लोग बाहर आ गए तो एक वोट क्लर्जी ने दे दिया और एक नोबेल्टी ने दे दिया। तो 2/3 मेजोरिटी से राजा ने टैक्स लगा दिया। इवन आप देख सकते हैं कि क्लर्जी कैन आल्सो भी इम्पोज द टैक्सेस। क्लर्जी ने भी 2 टैक्स लगाए हैं, एक का नाम था टीथेस और दूसरे का नाम था टीले। राजा तो जो लगा ही रहा है, इसके अलावा जो क्लर्जी पोप था वो भी टैक्स इम्पोज कर सकता था। तो ऐसी स्थिति में थर्ड स्टेट के लोग राजमहल के सामने, टेनिस कोर्ट था जहां राजा अपना मनोरंजन करता था, उस टेनिस कोर्ट में खड़े हुए और उस स्टेट जनरल को खत्म करके उसकी जगह पे एक ऐसी पॉलिटिकल बॉडी बनाना चाहते थे जो पॉलिटिकल बॉडी राजा के ऊपर नियंत्रण रख सकते, मतलब दैट कैन बी कंट्रोल्ड ऑन द वर्कशिप ऑफ द किंग। लुई 16 के भावनाओं के ऊपर कद्र करे, लुई 16 के कार्यों के ऊपर रोक लगाए कि एक्सपेंडिचर कम करे, कैसे करे, जनता का जिससे हित हो सके। और वहां पे दे हैव फॉर्म द नेशनल असेंबली, उन लोगों ने एक नई पॉलिटिकल बॉडी बनाई और वो पॉलिटिकल बॉडी क्या थी, वो पॉलिटिकल बॉडी थी नेशनल असेंबली। और नेशनल असेंबली में क्या हुआ कि पहले तो राजा ने नेशनल असेंबली को मान्यता नहीं दी, ठीक है, और वो पॉलिटिकल बॉडी लेकर के वहीं पे संघर्ष करते रहे। ठीक है, तो फिर यह है कि द स्ट्रगल टू द सर्वाइव। तो द स्ट्रगल टू द सर्वाइव मीन्स का बेटा इसमें क्या है कि द इंक्रीजमेंट ऑफ द पॉपुलेशन इज ए नेचुरल थिंग्स। किसी भी देश में जनसंख्या का बढ़ना एक प्राकृतिक संसाधन है। जनसंख्या का तेजी से बढ़ोतरी हुई और उस हिसाब से उत्पादन नहीं हो पाया, प्रोडक्शन नहीं हो पाया, और प्रोडक्शन नहीं हो पाया तो सब्सिस्टेंस क्राइसिस आ गई। और जब सब्सिस्टेंस क्राइसिस आ गई तो लोगों में जो है रोटी के लिए, जिसको ब्रेड कहते थे, ब्रेड रोटी के लिए संघर्ष होने लगा। ठीक है, ग्रोइंग, अब उसमें एक नया मिडिल क्लास आके जुड़ रहा है। कौन? यही जो थर्ड स्टेट था, ये थर्ड स्टेट का जो एजुकेटेड पीपल था, ये न्यू मिडिल क्लास था। ये न्यू मिडिल क्लास था क्योंकि यही पढ़ा लिखा था और इसने ही, देखिए, लॉक, हॉब्स, रूसो और मॉन्टेस्क्यू ने 4 किताबें लिखी। लॉक ने लिखा 2 ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट, हॉब्स ने लिखा लेवियाथन
और रूसो ने लिखा सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और मॉन्टेस्क्यू ने लिखा स्पिरिट ऑफ द लॉज। इन लोगों की किताबों ने राजा के दैवीय अधिकार, राजा खुद कहता था, लुई 16 का जो दादा हुआ करता था, लुई 14, वो कहता था कि आई एम किंग, मैं ही राज्य हूं। ये कई कंपटीशन में पूछा गया है क्वेश्चन कि किसका स्टेटमेंट है मैं ही राज्य हूं, तो ये लुई 14 का स्टेटमेंट है कि मैं ही राज्य हूं। बिल्कुल उसी परंपरा पे चल रहा था ये पूरा सिस्टम। तो राजा की दैवीय अधिकार का जो खंडन किया उसको लॉक, हॉब्स, रूसो और मॉन्टेस्क्यू ने कर दिया। मैंने चारों की बुक का नाम बताया। लॉक की बुक का नाम है टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट, हॉब्स की बुक का नाम है लेवियाथन, और रूसो की बुक का नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और मॉन्टेस्क्यू का है स्पिरिट ऑफ लॉज। इसमें एक डेमोक्रेटिक तरीके से गवर्नमेंट कैसे बनती है और कैसे लोगों के राइट्स उनको दिए जाते हैं, ये सारी चीजें बताई गई। और न्यू मिडिल क्लास इन्हीं लोगों की किताबों को जनता के बीच में पढ़ करके इतना मोटिवेट कर दिया कि जनता जो है क्रांति करने पे मजबूर हो गई, मतलब चेंज करने पे, राजा को चेंज करने पे मजबूर हो गई। आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन, द लुई 16 इनकी टू टैक्सेस रीजन, ये टैक्सेस बताया मैंने कि 600 मेंबर थे, थर्ड स्टेट से 600 मेंबर गए थे, और उन 600 मेंबर्स को खड़ा रखा गया और टैक्स राजा ने इम्पोज कर दिया। राजा ने टैक्स इम्पोज कर दिया, तो ये जो है वर्सलेस पैलेस के सामने मिराबे और अबूसिये ने ओथ लिया। मिराबे और अबूसिये ने ओथ लिया कि जब तक स्टेट जनरल खत्म नहीं हो जाएगी, माने द ओल्ड पॉलिटिकल बॉडी विल बी ब्रस्ट, जब तक वो खत्म नहीं जाएगी और उसके प्लेस पे एक नई बॉडी नहीं आ जाती है, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। और लास्टली जो है वो लोग वहाँ से नहीं हटे, और उन लोगों ने क्या किया, उसकी जगह पे क्या बना लिया, एक नेशनल असेंबली बना लिया। और नेशनल असेंबली बनने के बाद जो है, जब नेशनल असेंबली बन गई तो राजा की पावर जो है, उस नेशनल असेंबली में कौन होता था, जो थर्ड स्टेट के लोग थे, ये थे। कुल मिलाकर उसमें पढ़े लिखे लोगों का स्थान था, और द पर्सन हु कैन पे द टैक्स ऑफ द 3 days wages, 3 दिन की मजदूरी के बराबर जो टैक्स पे कर सकता था वो उसका मेंबर बन सकता था। राइट टू वोट था उसके पास, वुमेन्स को राइट टू वोट नहीं था। तो इस तरह से नेशनल असेंबली बनी थी। मोस्टली पीपल जो है वो मिडिल क्लास के थे, और जो चूंकि मिडिल क्लास ही लीडरशिप कर रहा था, पॉपुलेशन ज़्यादा थी जो दूसरी वाली क्लास थी जिसमें पुअर पीजेंट्स वगैरह थे, उसकी पॉपुलेशन थी, लेकिन लीडरशिप इनके हाथ में थी। और मारे डर के इसने जो है जब इनने आक्रमण कर दिया जो है थर्ड स्टेट के लोगों ने, तो सरेंडर हो गया, लुई 16 सरेंडर हो गया। उसने जो है नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। ठीक है, 4 अगस्त 1789 को नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी, एंड फ्रांस बिकम ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तब फ्रांस क्या बन गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची बन गया। और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची के बाद अब देखिए नेशनल असेंबली जो है वो कंट्रोल करती थी किंग पे। ठीक है, और किंग के पास जो है वीटो पावर होता था, ये मिनिस्टर्स होते थे, जज होते थे, मतलब ऑल द फंक्शंस ऑफ ए डेमोक्रेटिक कंट्री कैन बी सीन एट दैट टाइम इन द फ्रांस में देखा जा सकता था। यही इंपॉर्टेंट है फ्रांस का, कि जो फ्रांस की रेवोल्यूशन क्यों महत्वपूर्ण है, वही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये सिंबल्स हैं, एबोलिशन ऑफ द मोनार्ची एंड बिकम रिपब्लिक। ठीक है, ये इसमें क्या कर दिया गया, फ्रांस में लुई 16 को किया गया, पकड़ लिया गया और उसको फांसी दे दी गई। और उसके बाद जो सत्ता हाथ में आई, और वो सत्ता आई जैकोबिन क्लब के, जो रूलिंग थी वहां की, वो जगह जगह के क्लबों में चल रही थी। अब चर्चा का विषय था फ्रांस की राजनीति जो है, हर जगह जब लॉक, हॉब्स, रूसो, वोल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू सब लोगों ने किताबें लिखी, तो वो किताब जो पढ़े लिखे लोग थे, मिडिल क्लास के लोग थे, हर जगह पे पढ़ के लोगों को सुनाते थे। तो ऐसी कंडीशंस में क्लबों में पढ़ी जाती थी, सैलून्स में पढ़ी जाती, हर जगह पे ये पढ़ी जाती थी। तो ऐसे में एक क्लब था जिसका नाम है जैकोबिन क्लब, जिसका फॉर्मेशन किसने किया था, रॉबespierre ने किया था। ठीक है, जैकोबिन क्लब के लोगों ने सत्ता अपने हाथ में ले लिया नेशनल असेंबली में, और अपने हाथ में उनके ड्रेस जो थे वो क्या करते थे, पूरा धारीदार पैंट पहनते थे, क्योंकि इसके पहले
जो वहाँ पे थे लोग एडमिनिस्ट्रेशन करते थे, वो बारमूडा टाइप हाफ पैंट पहनते थे, मतलब वो वेस्टर्न कल्चर को शो करता था। अब इन्होंने जो है वो पूरा यहाँ से वहाँ तक पैजामा की तरह लाल धारी की तरह पहनते थे, और ऊपर से कुछ इनके और निशान थे, जैसे रेड शर्ट पहनना, रेड टोपी लगा लेना, जैकोबिन। और जैकोबिन क्लब के मेंबर्स जो थे वो हर जगह थे, मतलब दे वर डिस्कसिंग अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द गवर्नमेंट। If there is a wrong happening inside the government, next day it will be informed to the government रॉबर्सपियरे, या इस जैकोबिन क्लब को ये सूचना पहुंच जाएगी कि ये चीजें गलत हो रही थी। तो ये जैकोबिन क्लब ने अपने हाथ में सत्ता ले लिया, और जैकोबिन क्लब के सत्ता लेने के बाद एक ऐसा समय आ जाता है जिसको कहा जाता है रेन ऑफ टेरर। ये है 1793 और 1794। रेन ऑफ टेरर का मतलब होता है आतंक का राज्य। एक साल जो है फ्रांस में आतंक का राज्य रहा। क्यों आतंक का राज्य रहा? क्योंकि रॉबर्सपियरे को ये लग रहा था कि जितने लुई 16 के सपोर्टर मिनिस्टर्स हैं और भी जितने भी लोग हैं, उनको वो खोज करके मरवा रहा था, गिलोटिन पे चढ़वा दे रहा था। गिलोटिन क्या होता था? 2 पिलर में लगा हुई आरी की एक बेल्ट होती थी, उस पर सर रख करके सर कलम करवा देता था। ऐसी स्थिति में रॉबर्सपियरे इतना ब्लाइंड हो गया था कि उसको इतना भी ध्यान नहीं रहा कि वो अपने जैकोबिन क्लब के मेंबर्स को भी उसी पे लटका देता था। तो सारे लोग डर गए, पूरा समाज में भय व्याप्त हो गया कि रॉबर्सपियरे या जैकोबिन क्लब के लोग कब पकड़ करके गिलोटिन पे ना चढ़ा दें। तो इस पूरे साल को रेन ऑफ टेरर कहा जाता है। इसमें बेसिकली उनको पनिशमेंट दिया जाता था हु वाज अर्लियर द सपोर्टर ऑफ द लुई 16, बट मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द जैकोबिन क्लब आल्सो गेट द पनिशमेंट। वो भी पनिशमेंट पाए। क्यों पाए पनिशमेंट? कंफ्यूजिंग में पनिशमेंट पा गए। कहीं भी अपना कुछ कर रहे थे तो उनको ये मान लिया गया कि ये राजा के अगेंस्ट थे और ये रॉबर्सपियरे के अगेंस्ट थे, इसलिए जो है उनको भी पनिशमेंट दिया गया। अब इसके बाद जो रूलिंग आई है वो है डायरेक्टरी रूल्स ऑफ द फ्रांस। रॉबर्सपियरे के बाद वो रूलिंग धीरे धीरे खत्म होती है। तो ये जैकोबिन क्लब के खत्म होने के बाद 5 सदस्यीय एक डायरेक्टरी बनाएगी, और उस डायरेक्टरी ने अपने हाथ में रूलिंग ले ली। मतलब 5 लोगों की एक काउंसिल बनाएगी, परिषद बनाएगी, और उस परिषद ने अपने ऊपर अपना शासन चलाने का निर्णय लिया। और यहाँ पे भी वो वोटिंग का सिस्टम ही था, बल्कि ये वोटिंग के सिस्टम में कुछ लिबरल्स हो गए। यहाँ वो राइट टू वोट सबको, वहाँ पे था कि द पर्सन हु एज ए प्रॉपर्टी ओनर कैन गिव द वोट, द पर्सन हु आर एबल टू पे द टैक्स कैन गिव द वोट। लेकिन यहाँ पे था कि नहीं, ऑल द मेंस आर अलाउड हु हैव कंप्लीटेड द 25 ईयर एज, दे आर अलाउड टू गिव द वोट, बट वुमेन्स आर नॉट अलाउड टू वोट। यहाँ पे वुमेन्स को अलाउड नहीं था, अभी भी नहीं अलाउड था। तो ये डायरेक्टरी रूल हुई फ्रांस में। डिड वुमेन हैव ए रेवोल्यूशन? क्या महिलाओं ने वहां पे क्रांति किया था? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू यू ऑल। यस माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो है महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका थी। महिलाओं की फ्रांस की रेवोल्यूशन में बहुत बड़ी भूमिका थी, क्योंकि जब क्रांतिकारी रेवोल्यूशनरीज चले जाते थे युद्ध के लिए, क्रांति के लिए चले जाते थे, तो घर के कामों का काम काज करना, लकड़ी इकट्ठा करना, खाना बनाना, बच्चों की देख रेख करना, और रोटी की दुकान से रोटी लाना, और इतना ज़्यादा रोटी की किल्लत थी कि लाइन लगा करके दिन भर तब रोटी लाना। ऐसी कंडीशंस में महिलाओं को जो है वहाँ पे बहुत बड़ा योगदान रहा। लास्ट में महिलाओं को राइट टू वोट नहीं मिला, तो उन्होंने मैगजीन के जरिए, पेपर्स के जरिए एक मूवमेंट चलाया, और उस मूवमेंट के चलने के बावजूद भी इनको वोट नहीं मिला। इस तरह से हम कह सकते हैं द रोल ऑफ द वुमेन्स in the French Revolution was a very important। हालांकि ये डिसअपॉइंटेड थी, मतलब उनके साथ भेदभाव भी किया जाता था। ठीक है। द एबोलिशन ऑफ द स्लेवरी में क्या था कि ये जो है दास्ता का खात्मा। एक समय ऐसा आया था नेपोलियन बोनापार्ट या उसके पहले के समय में कि जब दासों को रखने का शौक बन गया था, जहां भी कहीं युद्ध होता था तो जितने भी युद्धबंदी होते थे उन युद्धबंदियों को दास बना लिया जाता था, और दास बना करके अपने यहाँ रख लिया जाता था। और उसको जो है कई देशों, 3 देशों का इसमें नाम लिया गया है,
ये है कैरिबियन कंट्रीज थी जो है, बोर्डनेक्स एंड द नेटन्स, बोर्डेक्स एंड द नेंटेस, ये ऐसा सेंटर था जहां से व्यापार होता था। यहाँ से स्लेब का व्यापार होता था, दासों को एक देश से दूसरे देश में भेजा जाता था और यह बस्ती ही पूरा दासों की थी। तो ऐसी कंडीशन में स्लेवरी वहाँ पे एकदम बहुत प्रचलन में थी और लास्टली जो है ये स्लेवरी जो है फ्रेंच कॉलोनीज में 1848 में स्ट्रगल तो बहुत हुआ, स्ट्रगल स्लेवरी को ख़त्म करने के लिए। जब वहाँ पे डेमोक्रेसी आ गई और डेमोक्रेसी आ गई तो हर जगह से निंदा होने लगी कि ईच एंड एवरी पर्सन इज ए फ्री, तो इसको जो है 1848 में स्लेवरी को ख़त्म किया गया है वहाँ पे। द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन एवरीडे लाइफ, द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन एवरीडे लाइफ में क्या था? द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन एवरीडे लाइफ में तो ऑल द सेंसरशिप दैट वर इम्पोज ड्यूरिंग द लुई 16 टू द प्रेस के ऊपर जितनी भी सेंसरशिप लगी हुई थी, नो वन कैन पब्लिश एनी बुक, कोई भी बुक नहीं लिख सकता था, कोई भी न्यूज़पेपर नहीं छाप सकता था, मतलब राजा के अगेंस्ट में कोई कुछ भी नहीं कर सकता था। ऐसी कंडीशंस में लोगों का जीवन एक सिमट करके रह गया था और जब ऐसा सिमट करके लोगों का जीवन रह गया तो राजा को कुछ पता भी नहीं चलता था। तो ऐसे में जब एवरीडे लाइफ उनकी इफेक्टिव हो गई तो ऐसे में क्या किया गया, इस समय क्या लास्टली आकर के इस सेंसरशिप को ख़त्म कर दिया गया। आपको देखेंगे कि ये सेंसरशिप जो है जाकर के ख़त्म हुई है। नेपोलियन बोनापार्ट आ गया और ये सेंसरशिप जो है ख़त्म कर दी गई और न्यूज़पेपर, पैम्फलेट, बुक्स, प्रिंटेड पिक्चर फ्लडेड टाउन टू द फ्रांस एंड दे वर द ट्रैवल रैपिडली इनटू द कंट्री साइड। जो उनके अंदर बाउंडेशन थे वो बाउंडेशन सब खत्म हो गए। अब दे आर इंजॉइंग देयर लाइफ, दे आर इंजॉइंग देयर लाइफ और दे आर इंजॉइंग देयर लाइफ। आफ्टर दैट नेपोलियन इन 1804 नेपोलियन बिकम द एम्परर, नेपोलियन बिकम द डिक्टेटर ऑफ द फ्रांस। नेपोलियन 1804 में वहां का शासक बनता है और ही इशूड ए नेपोलियनिक कोड विद द हेल्प ऑफ द फ्रेंच पीपल। वहां ऑल्दो ही वाज डिक्टेटर, जबकि वो डिक्टेटर था, लेकिन फ्रांस के लोगों की मदद से उसने क्या किया कि ये जो है 1804 में नेपोलियनिक कोड इशू किया और 1815 में वाटरलू के वार में नेपोलियन जो है कंजर्वेटिव रिजाइम्स के द्वारा, कंजर्वेटिव पावर के द्वारा जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। थैंक यू गाइस।